हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप देख रहे हैं बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो आज का वीडियो, ये तो ऑलरेडी थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। बिहार बोर्ड स्पेशली एसएसटी का हार्ट अगर कह सकते हो तो कह दो, कोई गलत बात नहीं होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हो तो जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन या कोर्स सेक्शन, चाहे एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, लैंग्वेज पेपर की चीज़ें कुछ दिन में इसी चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और हाँ, जो लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखना, तुम्हें पता चले कि हाँ कितने सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट इस एग्जामिनेशन में आपके इसी नोट से आएंगे। इस नोट से बाहर आ ही नहीं सकता, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग डिटेल आपके एससीईआरटी वो भी न्यू वाला अपडेटेड न्यू एससीईआरटी को हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। ऑलरेडी मुझे जान ही रहे हो, मेरा नाम है साहिल दीवान, आप हमें प्यार से सजन भी बुला सकते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले क्रैकर बैच ज्वाइन कर लेना। ये एक स्टडी मटेरियल बैच है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, सभी सब्जेक्ट मतलब सब, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, एसएसटी साइंस मैथ, जिसमें सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर, पीवाईक्यू, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट विद सॉल्यूशन। इतने सारी चीज़ें आपको कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करेगा। डिकोड सीरीज एंड माइंड मैप सीरीज एंड चैप्टर वाइज डीपीपी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर को डीपीपी प्रैक्टिस कर लेना बाबा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीपी से पता चल जाएगा तुम्हें कितना टॉपिक क्लियर है। इस नंबर पर मैसेज कर लेना, आपको सिंपल है सिर्फ 399 कंप्लीट ईयर। और सबसे बेस्ट पार्ट, आंसर राइटिंग आपको सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा, आपको खुद नोट्स के बदौलत, या आप अपने रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करके नोट्स रेडी कर सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ फुल्ली गाइडेंस के साथ इसमें दिया जाएगा। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस नंबर पर मैसेज कर लेना अगर तुमको और डिटेल में चीज़ें जानना है तो। ठीक है, चलो। जो लोग पहली बार बुक देखे थे, बुक का शक्ल कुछ आपका एसएसटी का हिस्ट्री इस हिसाब से है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। इससे पहले हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, एंड आज हम लोग कंप्लीट शायद अगर कर पाए तो कर लेंगे। हम लोग करेंगे, देखो 67 से 101 101 पेजेस, अच्छे खासे पेजेस हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी हम लोग कर रहे हैं। आपके एसएसटी का आज अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे समझ जाओ कि 70% कवर हो जाएगा आपका पीवाईक्यू इतने सारे चैप्टर से। ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करें। हाँ, इससे पहले वाले चैप्टर्स के ऑलरेडी नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए गए, जा करके देख सकते हैं। ये अच्छे नोट्स हैं, आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव। ठीक है, ओके। जिनको नोट्स वगैरह चाहिए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने अलग अलग रूल लेके आया, रेगुलेशन लेके आया, जिससे हमारे क्या अंदर जो देशभक्ति और जागा कि हमारा देश है और तुम हम ही पे गुलामी, हम ही पे राज करोगे, हम ही को ऑर्डर दोगे, है ना। ये सब चीज़ें चलता गया। फिर एक हम लोग शांतिपूर्वक चीज़ें कर रहे थे, लेकिन एक नॉन वायलेंस के कारण गांधी जी को जेल जाना पड़ा और अपना विड्रॉ कर लिए। क्या, कौन सा मूवमेंट विड्रॉ कर लिए, कमेंट करो फटाफट से, तो अगर तुम लोग इससे पहले देखे तो, है ना। ओके, चलिए अब स्टार्ट करेंगे कहाँ से, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1913। फटाफट से एक मेरे साथ जब भी पढ़ो तो एक पेपर लेके बैठो एटलीस्ट, ताकि जहाँ बोले ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े नोट्स हैं तो इतना करना नहीं, जहाँ जहाँ बोले ये इंपॉर्टेंट है बस उतना ही रटो ना, उतना ही दिमाग में रखो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपके 2 नंबर में डिफाइन करने देता है, एंड अगर आपके बड़े नंबर यानी 5 नंबर में आएगा तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड व्हाट आर द काउजेस, क्या कारण है आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये सब्जेक्टिव है। फायदा आपको ये है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लास में ही बता देते हैं। चलिए आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, सिंपल सा समझो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेसिकली ऐसा मूवमेंट कि हम लोग अंग्रेजों का बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जो भी बोले उसका अपोजिट करेंगे। जैसे इससे पहले हम लोग देखा, हम लोगों ने क्या किया था, स्कूल जाना बंद कर दिया, अंग्रेजों के कपड़े पहनना बंद कर दिया, है ना, बेसिकली मेड इन इंडिया। तो वही चीज़ है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नाम क्यों पड़ा, समझ में आया, बेसिकली एग्री नहीं करना, है ना। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन स्टार्ट किया, नहीं पूछा है बिहार बोर्ड, क्योंकि ऑलरेडी इजी क्वेश्चन, लेकिन कब स्टार्ट हुआ ये जरूर पूछा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 1930। एक सिंपल सा डिब्बा बनाओ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लिखो, महात्मा गांधी लीडेड बाय, स्टार्टेड बाय, कब, 1930। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट। सब्जेक्टिव लिखना है तब तो पूरा लिखना है, वरना ऑब्जेक्टिव के पॉइंट बता रहे हैं। इस मूवमेंट में क्या था, दे डिड नॉट ओबे, क्या,
ऑबे नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा, जो अनफेयर जो ब्रिटिश के लॉज हैं उसको कोई पालन नहीं करेगा, है ना। ओके, दे प्रोटेक्ट पीसफुली विदाउट यूजिंग नॉन वायलेंस, है ना, सॉरी, वो प्रोटेस्ट करेगा, ठीक है, प्रोटेक्टेड पढ़ा था, वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे बिना किसी वायलेंस के, है ना। तो समझ में आया क्या था ये सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। सिंपल सा एक ऐसा मूवमेंट था जिसको स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने 1930 में, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। क्लियर, याद हो गया, हाँ। और ये जो मूवमेंट में था बेसिकली लोग क्या ऑबे नहीं कर रहे थे ब्रिटिश के अनफेयर रूल, बहुत सारे रूल्स हमने पढ़े, है ना, बहुत सारे एक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, और वो बेसिकली प्रोटेस्ट करेंगे लेकिन पीसफुली, बिना किसी हिंसा के, ये बेसिकली था चीज़ें। एंड यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वॉज सेकेंड मास मूवमेंट। पहला मास मूवमेंट क्या था, चलो फटाफट से 1 2 3 4 दिमाग में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। पहला क्या चला था, हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, तो वो फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव बता रहे तुमको, ये पूछता है कि फर्स्ट पब्लिक मूवमेंट कौन सा है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंड सेकंड कौन सा है, ये आपका सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, जो बेसिकली इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंस्पायर मिलियन ऑफ इंडियंस एंड ज्वाइन एंड फाइट फॉर स्वराज, यानी अपना रूल, यानी सेल्फ रूल, ठीक है, ओके, अपना स्वराज बनाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या किए थे, लड़े थे। और ये सेकंड मास मूवमेंट था, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिएगा। क्या कारण थे, है ना, ओके, आपने देखा वहाँ तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, इतने सारी चीज़ें हुई, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, महात्मा गांधी जेल चले गए। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे देखो 19, यहाँ पे देखो किधर गया, यहाँ पे 1922, फिर 6 साल तक जेल में रहे। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1930 से। तो डेट सीक्वेंस अगर तुम्हें याद प्रॉब्लम में दिक्कत हो रहा हो कब क्या हुआ, तो एक हिसाब से डेट लिखते चलो, हाँ कब कब क्या क्या चीज़ें हुआ, एटलीस्ट इतना तो याद रखना होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ। पहला बात करें तो क्या कारण है, आखिर ये जो सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट हुआ ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ तो कारण होगा, है ना। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, क्यों हुआ, खिलाफत इशू चल रहा था, इतने सारे इशूज चल रहे थे ना, तो उसी तरीके से सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट का आखिर कारण क्या था, है ना। तो ये कब हुआ, पहला कारण है साइमन कमीशन। कब आया, 1927, डेट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ लोग बोले यहाँ तो 1930 है, यहाँ 1927 है, ऐसा क्यों। अरे भाई, हम अभी आपको क्या बताएं कि हम लोग कारण जानेंगे, कारण के कारण ही ना आपका सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट हुआ, कुछ रीज़न के कारण ही ना, है ना। ओके, जैसे अभी हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे थे, क्या हुआ, क्यों हुआ, रीज़न पढ़े तब ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। उसी तरीके से पहला कारण क्या है सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट का, साइमन कमीशन। डेट लिख लीजिए, और ये आपके 2 नंबर में आ चुके हैं PYQ में, ठीक है, ओके। साइमन कमीशन, ठीक है, नाम से पता चला कुछ कमीशन है ना, ओके। कौन फॉर्म किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कब, 1927। इट हैड 7 मेंबर एंड ऑल ऑफ द मेंबर वर ब्रिटिश। There were no Indian member in the commission. Sir John Simon was the chairman of the commission. Indians strongly opposed the commission because no Indian was included. They protested across the country, shout slogan, Simon go back. बहुत छोटा सा बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन 1927 ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, कौन लेके आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। याद रखने का सिंपल है, याद किसी को सब्जेक्टिव नहीं होता, याद रखो साइमन कमीशन फॉर्म बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्लियर हुआ, कब, 1927, ठीक है। क्या हुआ था बेसिकली, इसमें कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, ठीक है, ओके, थाला फॉर रीजन है, अब मत भूलना, ठीक, 7 मेंबर थे, और 7 का 7 मेंबर जो है ब्रिटिश रहेंगे। एक कमीशन बना, एक कमेटी बना, जिसमें 7 का मेंबर, जो 7 मेंबर होंगे वो कंप्लीटली ब्रिटिश होंगे, है ना, उसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं होगा। बताओ, अगर ऐसा हुआ, मान लो तुम कोई कैसा करो, तुम क्लास में हो, ठीक है, तो 7 दोस्त हैं अलग ग्रुप के और तुम लोग अपना दोस्त हो, तो कोई मेंबर बना, फॉर एग्जांपल कुछ स्कूल में प्रोग्राम पार्टिसिपेट होना या कुछ भी होना, इलेक्शन टाइप का होना, वो जो आपके अपोजिट फ्रेंड थे या फिर 7 उनके अलग ग्रुप थे, उन्हीं सबको कैंडिडेट बना देगा। आप लोगों ने नहीं बनाए थे, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इक्वली डिवाइड कर सकते थे लेकिन नहीं, उन्होंने अपना ही मेंबर रखा। तो इसी कारण क्या, उन लोग गुस्सा में, एक तो हमारे देश में रह रहे हो, हम पे गुलामी भी कर रहे हो और एक भी मेंबर नहीं, ऐसा कैसे चलेगा। अच्छा, इसका चेयरमैन कौन थे, सर जॉन साइमन, ठीक है। इस बात को याद रखिए, पूछ देता है कि कभी कभी कि चेयरमैन का नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव में एक बार आ चुका है PYQ में, ठीक है, ओके। तो इंडिया स्ट्रांगली अपोज किया कि नहीं, ये अनफेयर है, तो एक रैली निकला, प्रोटेस्ट निकला, गो साइमन गो, ठीक है, ओके। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले निकाले थे ना, 3-4 साल पहले, क्या, गो करो ना गो, तो वही चीज़ था, ठीक है, क्लियर है। सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी याद भी हो गया होगा, समझा भी दिए। देखो
ब्लैक कलर का झंडा लेकर गो कोरोना गो या तो गो साइमन गो। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा क्या कारण है, नेहरू रिपोर्ट। याद रखिएगा कब, 1928। जो बता रहे हैं डेट मतलब इंपॉर्टेंट है, आप एक शीट बना लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए इस क्या था आखिर इस रिपोर्ट में। ये रिपोर्ट सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में, शायद मैंने अभी तक देखा नहीं या जहन से उतर गया हो, लेकिन हाँ ऊपर वाला आ चुका है तो ये भी आ सकता है। नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड इन 1928 अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। इंपॉर्टेंट पॉइंट फटाफट से ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लेना। मैं नेहरू रिपोर्ट से तो इतना याद रहेगा कि मोतीलाल नेहरू। द रिपोर्ट आस्क्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गिव, आपका क्या है, dominant status of India. This meant that India would get a self-government, but would still remain under the British crown. Some leader did not agree with this report, so differences increased among the Indian political leaders. देखो बात क्या है, नेहरू रिपोर्ट हुआ 1928 में। ठीक है, ओके। ब्रिटिशर्स ने बोला, ठीक है, कि आप लोग को आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, सिंपल सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तब एक मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ने एक रिपोर्ट बनाया। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या था कि उन्होंने रखा कि हम लोग को डोमिनेंट स्टेटस का डिमांड रखा। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, सिंपल से स्टेटस मतलब कि इंडिया अपनी गवर्नमेंट खुद चलाएगा लेकिन ब्रिटिश किंग के अंडर ही रहेगा, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इस रिपोर्ट में था। इससे जाहिर सी बात है जो भी लीडर्स थे इंडिया में कि आपस में मुठभेड़ हुआ है ना, डिफरेंसेस हुआ, इंक्रीज हुआ कि नहीं नहीं ये चीज़ है क्यों, हमें तो पूरा हम अपना चाहिए है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए है ना। ओके, तो ये चीज़ें हुआ किसमें, नेहरू रिपोर्ट में। ये आपका दूसरा कारण क्लियर है। चलिए तीसरा कारण आता है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। 1929 में जो हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो ये भी एक कारण था। इन 1929 से 1930 वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, इससे इंडिया भी इफेक्ट हुआ है ना। क्यों, क्योंकि चीज़ें कम पड़ रहे थे, प्राइसेस सामान के आसमान छू रहे थे, एक्सपोर्ट जो होता है वो कम हो रहा था, वेल्थ जो है वो भी धीरे धीरे क्या बोल रहा था, जो भी था वो तो ब्रिटेन की तरफ ही जा रहा था है ना। जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो लोग अपने वर्ल्ड वार में इस्तेमाल कर रहे थे, फौजी लेके जा रहे थे, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह लेके जा रहे थे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना जो घाटे में चल रहे थे, फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रहे थे, तो ये सब चीज़ें हुआ। इससे बहुत लोग प्रॉब्लम में आए, अनहैप्पी थे, किससे, ब्रिटिश रूल से। ये एक राइट सिचुएशन क्रिएट किया, सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट का मतलब अब हम तुम लोग को फॉलो नहीं करेंगे, तुम लोग से बात नहीं करना, तुम लोग का कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ। ठीक है, तो ये सब कारण पड़ रहे हैं। ठीक है, तीसरा कारण हमने क्लियर किया। एंड फोर्थ, ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज। इस टाइम में क्या हुआ, सोशलिस्ट आइडियाज़ बिकम पॉपुलर इन इंडिया। बहुत सारे लीडर्स जो है वो क्या चाह रहे थे, इक्वालिटी। सोशलिस्ट में तो क्या, इक्वालिटी, बेटर राइट्स, सबको अपना अधिकार मिल सके है ना, फार्मर्स को अपना अधिकार मिल सके, किसान को अपना अधिकार मिल सके। जैसे हमारे लीडर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इस आइडिया को सपोर्ट किए है ना, कि ये आइडिया सही है, सबको इक्वालिटी, बेटर राइट्स मिलना चाहिए। इससे क्या हुआ, और भी इंक्रीज हो गया क्या, फ्रीडम है ना, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो और भी ज़्यादा तेज़ हो गया। एक झोंका तो चला था लेकिन फिर बंद हुआ, फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, सेकेंड मास मूवमेंट। ठीक, ओके। देन फिफ्थ कारण क्या है, ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इतने सारी चीज़ें चल रहे थे है ना, इतने से सभी लोग नाखुश थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ है ना। मैं तुम्हें बस कहानी जैसे बता रहा हूँ, नोट्स में तो ऑलरेडी चीज़ें मेंशन है, पॉइंट में दिमाग में क्लियर होना चाहिए है ना। ओके, सब क्या चाह रहे थे, बेसिकली फ्री होना, इंडिया को आज़ादी दिलाना ब्रिटिश रूल से। इसलिए यंग पीपल सब लोग क्या हुए, एक फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन हो गए, और यहीं से हेल्प हुआ आपका सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट का। ठीक है, पांचवा हो गया कारण हमारा सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट का, और ये पूछता भी है। ठीक है, देन सिक्स क्या था, 6 नंबर था डिमांड ऑफ कंप्लीट स्वराज। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, 1929 दिसंबर 1929 को डिमांड ऑफ कंप्लीट स्वराज। ठीक है, एक सेशन हुआ था कहाँ पे, लाहौर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे कि लाहौर सेशन कब हुआ था, एकदम याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1929 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन हुआ था, VVI, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट लगा लो, अब ये चैप्टर ही ऐसा है यार, हर एक पॉइंट में तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
तो जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने क्या डिमांड किया, हम लोग को चाहिए क्या, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा तुम्हें कि कंप्लीट स्वराज का डिमांड किस सेशन में रखा गया था, तो लाहौर सेशन में। ठीक है, समझ में आ गया। एंड डेट दिसंबर 1929। हर एक चीज़ तुम्हें क्लियर कट बता रहे कि क्या क्या पूछेगा, किस किस फॉर्मेट में। तब क्या हुआ, 31 दिसंबर 1929 को बात कर रहे हैं यहाँ पे, 39 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या फ्लैग, ट्री कलर फ्लैग होस्ट किया। किस नदी के किनारे, आपका रावी रिवर के किनारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट भी पूछता है कि कब ट्राई कलर होस्ट किया गया था, झंडा कब फहराया गया था, तो याद रखना रावी रिवर के किनारे 1929। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, 26 जनवरी 1930 वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंट डे ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, ये कहाँ से, आपने गलत लिखा, 15 अगस्त होना चाहिए, है ना। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डे देख करके थोड़ा सा सोच रहे होगे आखिर कहाँ से आ गया। देखो समझो कि 26 जनवरी 1930 को इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी, है ना। उस दिन कांग्रेस ने सिर्फ एक अनाउंस किया था कि हमारा टारगेट है, पहला टारगेट क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, और इंडिपेंडेंट हम लोग इस तारीख को मनाएंगे, लेकिन ये चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाए। बहुत सारी चीज़, अभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारी से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, 3 हिस्ट्री होते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो पूरा कहानी तुम्हें समझ में आएगा, ओवरऑल तुम्हें समझाते हैं। लेकिन इसको नहीं हो पाया था, इस डेट को। ठीक है, फिर से बहुत सारी चीज़ें, फिर और लड़ाई लड़ा, फिर 15 अगस्त 1948 को जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन फिर यहीं से हम लोग क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, डे मनाना स्टार्ट कर दिए, क्या, 26 जनवरी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या रखे थे, 26 जनवरी को हम लोग 1930 को अपना इंडिपेंडेंट बनाएंगे, बट इसी हिसाब से हम लोग आज़ादी ले नहीं पाए। फिर हम लोग कब आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1948। ठीक है, ओके, 1947, सॉरी। बेसिकली इतना याद रखो कि इस दिन में ओथ लिया गया, कि शपथ लिया गया, ठीक है, कि हम लोग इंडिपेंडेंट दिला के मानेंगे। ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाया था। देन 7th कारण है, और ये कारण मैं अपने मन से लिख के नहीं लिखा, ये आपके बोर्ड के, मतलब आपके SCERT बुक के कारण है, हर एक चीज़ लेके चल रहे हैं। गांधीज 11 डिमांड्स। ठीक है, ओके। जो सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले गांधी जी ने कुछ डिमांड रखा। क्या डिमांड रखा, 11 डिमांड रखा। ठीक है, लॉर्ड इरविन के सामने। ठीक है, ओके। और गांधी सेड दैट इफ द डिमांड वेयर एक्सेप्टेड we would not start movement, but Lord Irwin reject the demand, did not agree, so Gandhi started civil disobedience movement। रिलेट कर पा रहे हो तुम, अगर तुम लोग रिसेंट में हो, ठीक है, बता रहे फिलहाल। देखो, एक गांधी जी ने सिंपल से 11 डिमांड रखा, ठीक है, और सिंपल से जाके बोला कि भाई साहब ये 11 डिमांड है, अगर पूरा करते हो तो ठीक है, हम लोग अपना मूवमेंट है स्टॉप कर देंगे, नहीं किए तो हम लोग सिंपल सा मूवमेंट, प्रोटेस्ट, जो भी चीज़ हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन लॉर्ड इरविन ने बेसिकली रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट किया, तो फिर ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया, किसके साथ, दांडी मार्च के साथ, जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस तो क्या भर भर के आने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया, ओके। अभी रिसेंट वाला एग्जांपल दिमाग में चल ही रहा होगा, है ना, ओके, कि अभी जैसे नॉर्मली बोलते हैं, अच्छा नहीं दोगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे। स्कूल के बच्चे को देख रहे हो, अच्छा फैन नहीं लगवाओगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो वही सेम चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हम लोग दांडी मार्च। हमने जान लिया क्या कारण है, कितने सारे कारण है, हर एक को 2 नंबर पूछ सकता है, ये चैप्टर ही ऐसा है यार, हर एक छोटे छोटे पॉइंट कहीं से उठा के दे देता है ना, तो तुम्हें जानना ज़रूरी है। आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दांडी मार्च 1930, शॉर्ट में दांडी मार्च स्टार्ट किया महात्मा गांधी ऑलरेडी। कब स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930, डेट लिख दो फटाफट से। क्या ये बिगिनिंग था सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट का, यानी हम लोग तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके, लेकिन तुम मेरा बात मानो, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे। मेन एम क्या था, ब्रेक ब्रिटिश सॉल्ट लॉ। ब्रिटिश ने बेसिकली साल्ट पे, नमक पे लॉज लगा रखा था, कानून बना रखा था, तो उसको मेन है उसको तोड़ना। आखिर तुम ये सोच रहे होगे कि और भी तो कुछ हो सकता था, है ना, आखिर नमक यही क्यों चूज़ किया, है ना, इसके आंसर भी जानेंगे थोड़ी देर में। द मेन एम वॉज ब्रेक द साल्ट लॉ। जर्नी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कब हुआ था, साबरमती आश्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि वो गाना सुने, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, है ना। ओके, तो देखो साबरमती आश्रम,
ठीक है, ओके, जहाँ पर रहते तो याद रखना कि साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चला, डांडी यानी गुजरात तक चला, ठीक है, ओके। गांधी जी के कितने फॉलोअर थे, अभी तुम्हारे कितने फॉलोअर है, तभी के और अभी के, इसके साथ कंपैरिजन मत करो, गांधी जी के साथ कभी कंपैरिजन मत करो। 78 फॉलोअर्स थे, है ना, ओके। और 78 फॉलोअर्स के साथ ही तुम आज बैठे हो अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को लेकर के, ठीक है, ओके। 78 फॉलोअर इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930। कब पहुँचे, 5 अप्रैल 1930, है ना। लेकिन सॉल्ट ब्रेक कब किए, 6 अप्रैल 1930, ये भी पूछता है, डेट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कितने किलोमीटर चले, मेरे नोट्स में थोड़ा मेंशन करना भूल गया था बट मुझे याद आ गया, तो याद रखना 250 किलोमीटर पैदल यानी पद यात्रा करें। आज भी देखते हो बहुत लोग पद यात्रा करते हैं, चलते हैं, है ना, ओके। और लगभग 24 दिन का सफ़र चलते चलते किए, ठीक है, समझ में आ गया। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में हर एक साल में रिपीटेड दिखेगा, रिपीटेड, तो VVI लगा लो, ये टॉपिक्स जितने भी यहाँ से यहाँ तक टॉपिक्स है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में भर के, ठीक है, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आते हैं। चलिए, क्या प्रोग्राम था इस मूवमेंट का, सबसे पहले प्रोग्राम ये था कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, ठीक है, ओके। बॉयकॉट करेंगे स्कूल्स कॉलेजेस, क्योंकि पहला हम लोगों का क्या उद्देश्य था, सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट, कि उनका बात मानना ही नहीं है ना। फॉरेन गुड्स, जो भी सामान है नहीं लेना है ना। टैक्सेस नहीं देंगे, क्यों देंगे, नहीं देंगे। चलिए, अपना खादी कपड़ा पहनेंगे, चरखा इस्तेमाल करेंगे और सच की रास्ते पे चलेंगे, नॉन वायलेंस यानी हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। आफ्टर गांधी broke the salt law, the movement spread many part of the India. Many leaders joined the movement. People started breaking the salt law in different places. बात को समझो कि गांधी जी ने तो सिर्फ एक जगह किया, लेकिन ये जो प्रोग्राम है, ये जो मूवमेंट है, पूरे वर्ल्ड लेवल, मतलब इंडिया लेवल पे ये स्प्रेड हो गया, ये मूवमेंट इंडिया के अलग अलग पार्ट में, और बहुत सारे लीडर्स भी ज्वाइन किए इस मूवमेंट को, और उन लोग भी अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने एरिया पे ये चीज़ें किया। और अगर रिसेंट एग्जांपल लेके चलो तो बेस्ट एग्जांपल, हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, नोटबंदी, हर एक चीज़ देख चुके हैं, कोविड वगैरह, हर एक चीज़, ठीक है, ओके। हम लोग आने वाले जनरेशन को बता सकते हैं हम लोग ने ऐसा ऐसा देखा, ऐसा देखा, है ना, ओके। तो रिसेंट देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल, अभी जो ये CJP का प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्टेड है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटेस्ट हुआ, अब प्रोटेस्ट होने के बाद तो एक जगह प्रोटेस्ट हुआ, डिमांड थोड़ा सा फुलफिल हुआ या प्रोटेस्ट हुआ, उससे इंस्पायर होकर के अब देखो स्कूल के स्टूडेंट भी जेन अल्फा भी आ चुके हैं, तो वो वही सेम चीज़ें वहाँ था तभी, ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, है ना, कौन कहाँ पे, अक्सर बिहार में अक्सर ये पूछता है कि एक नॉर्मली आपको नाम दे देगा, जैसे सरोजनी नायडू, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं आपको, कि पूछ देगा कि सरोजनी नायडू ने कहाँ पे साल्ट सत्याग्रह किया, तो धरसाना, और ये ऑलरेडी PYQ में आ चुका है, ठीक है। खान अब्दुल खान गफ्फार मूवमेंट कहाँ, पेशावर में लीड किए, है ना, ओके। रानी जी कहाँ की, ये मणिपुर एंड नागालैंड में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक पॉइंट से आएंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ से आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे, कौन कहाँ किया, बस इतना चीज़ याद रखना ऑब्जेक्टिव में, और ये PYQ में ऑलरेडी आ चुका है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खान अब्दुल खान गफ्फार, क्योंकि इनके बारे में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है, रिसेंट 24, 23, 25, 26 सब में आ चुके हैं। तो खान अब्दुल खान गफ्फार के बारे में क्या रख सकते हो, एक तो पेशावर में इन्होंने मूवमेंट लीड किया, ये बहुत कम ही पूछता है, लेकिन खान अब्दुल खान गफ्फार को बादशाह खान के नाम से जानते हैं, ये बहुत बार पूछा है कि खान अब्दुल खान गफ्फार का दूसरा नाम क्या, बादशाह खान, और उन्हें फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ओके। उन्होंने स्टेबलाइज किया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या, खुदाई खिदमतगार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि खुदाई खिदमतगार किसने स्टेबलाइज किया। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी तक पूछा है कि किसने स्टेबलाइज किया, अभी तक ये नहीं पूछा है कि इनमें से कौन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेबलाइज किया, पूछ देगा इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज किया। तो माइंड क्लिक कर लेना किसका बात कर रहा है, खान अब्दुल खान गफ्फार। कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, सिर्फ PYQ रटना नहीं है, तुम्हें हर एक चीज़ पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, हाँ समझ रहे हो, चलता फिरता क्वेश्चन बैक। अच्छा, इसको हम लोग, ये जो खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती भी बोलते हैं, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज लाल कुर्ती,
ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वीवीआई लिख के चलो, ये चैप्टर ही वीवीआई है, क्या छोड़ोगे क्या पढ़ोगे, इसलिए मैं सब कुछ अच्छे से डिटेल लेके आया हूँ। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डांडी मार्च। आखिर डांडी मार्च का क्या इंपॉर्टेंट रहा? सबसे पहली बात तो लोग इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए, ठीक है, एक अच्छा मूवमेंट स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वाइड नेशनल लेवल पे और मजबूत भी हुआ। अब आते हैं, ये क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख लिया कि व्हाई डिड महात्मा गांधी चूज साल्ट, आखिर साल्ट ही क्यों लिए? देखो, महात्मा गांधी साल्ट इसीलिए लिए क्योंकि ये जो नमक है हर इंसान इसको कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ठीक है। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेड साल्ट लॉ, ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली साल्ट लॉ बना के रखा था, टैक्स लगा रखा था, नमक पे भी टैक्स लगा के रखा था, है ना। ओके, चलिए, जो इसीलिए साल्ट ही इन्होंने चूज़ किया, है ना। ओके, समझ में आ गया, ठीक। ओके, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोग बेसिकली जमा हुए सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट के लिए। एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट इन बिहार, इंडिया में तो चल ही रहा है, तो कोई चीज़ बिहार में नहीं ऐसे पॉसिबल है ना। कहाँ आबा हो तुम्ही वाला चीज़ हुआ। बिहार हैज़ नो सी कोस्ट, अब बिहार के पास तो कोई सी कोस्ट था नहीं, तो पीपल्स क्या ब्रेक करते हैं, यही सोच रहे हो, है ना। ओके, जैसे गुजरात में था, ये लोग क्या करें, है ना, ये लोग बेसिकली किसके अगेंस्ट थे? चौकीदारी टैक्स, है ना, जो बेसिकली एक टैक्स लिया जाता, चौकीदारी, है ना। ओके, चौकीदारी एक टैक्स का नाम था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करते थे, ठीक है। अब नमक तो था नहीं, तो एक मुद्दा तो मिला, चलो लड़ते हैं इसी पे, चौकीदारी टैक्स क्यों लगाएंगे हम लोग पे, हम लोग भी लड़ेंगे आप, है ना। ओके, ये भी मूवमेंट स्प्रेड हुआ अलग अलग जगह, जैसे ये मूवमेंट, अच्छा, फर्स्टली गंगा प्रसाद रॉय जो सिवान के थे, एक डी लगा दो दीवान हो जाएगा, ठीक है, तो याद रख सकते हो, फ्रीडम फाइटर है, बिहार के हैं, याद तो रख ही सकते हो, है ना। ओके, फिर अलग अलग जगह जैसे गया, भागलपुर, मुंगेर, है ना, मोकामा, अलग अलग जगह ये आपका जो रेवोल्यूशन है, ये जो चीज़ें फैलता चला गया, बहुत लोग ज्वाइन किए, है ना। ओके, अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, है ना, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एक तबके के लोग आए, है ना। ओके, चलो, उसके बाद क्या हुआ, देखो, छपरा के जेल में जो है फॉरेन क्लॉथ्स, जो भी लोग कैद थे जेल में, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम लोग का कपड़ा नहीं पहना, रहने दो, ठीक है। ओके, और बहुत लोग तो हंगर स्ट्राइक में बैठ गए कि नहीं करना, नहीं खाना तुम लोग का खाना, ठीक है। ओके, दे शोड देयर प्रोटेस्ट अगेन ब्रिटिश रूल, अलग अलग, देखो अभी रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ, सब ने अलग अलग तरीके से अपना प्रोटेस्ट, अपना जो चीज़ है जाहिर किया, है ना। कोई हंगर स्ट्राइक में बैठ के, कोई चुप होकर के, कोई पोस्ट करके, कोई गाड़ी के सामने आकर के, कोई पोस्टर बना करके, तो सेम चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं, तो रिलेट कर सकते हो, है ना। ओके, ताकि चीज़ें याद रहें, ठीक है, हम टारगेट नहीं कर रहे, बस तुम्हें याद रखा रहे। चलो आ जाओ, अब आते हैं वुमेन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल, जहाँ पे वुमेन होगी और वो इम्पॉर्टेंट होगा ही, ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं है या ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, जो बिना वुमेन के कंप्लीट हुआ हो, जहाँ तक मैंने अभी पढ़ा है, रीसेंट अभी इंसिडेंट ले लो या फिर तुम हिस्ट्री पढ़ लो, एक वुमेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। जैसे अलग अलग नाम है, मिसेस हसन इमाम, है ना, उन्होंने बेसिकली बॉयकॉट किया फॉरेन क्लॉथ इन पटना, ठीक है, लेडी, ठीक है। ओके, उसी तरीके से विंध्यावंशी देवी, उन्होंने इस मूवमेंट को कंटिन्यू रखा, ठीक है, अलग अलग लोग आए, ठीक है, गया, पटना से लेकर के वुमेन्स भी इस पार्टिसिपेट की इस मूवमेंट में, ठीक। ओके, और भी क्या बना दिया, इस मूवमेंट को स्ट्रांग बना दिया गया। अब आते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जो 2 नंबर में आएगा, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट जब देखा इतने सारी चीज़ें हो रही है, तब सरकार को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं, अब बात कर लेना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा रिलेट मत करो, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग कहाँ से रिलेट कर रहे हो, ठीक। ओके, गांधी इरविन पैक्ट ये आया 1931, ठीक। ओके, जब सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट बहुत पॉपुलर हो गया, लोग जुड़ने लगे अलग अलग, तो गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्री करेगा, ठीक है, एक काम करते हैं, आपसे बात कर लेते, तो महात्मा गांधी से बात किया, कब, 5 मार्च 1931, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी एंड लॉर्ड इरविन साइन किया, इसीलिए उसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट, एक साइंड हुआ, ठीक है। ओके, बेसिकली समझौता, इसमें क्या, पैक्ट में क्या था कि गांधी जी एग्री करके, ठीक है, हम अपना सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है, और वो एग्री हो गए कि ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने वाला है, वो बेसिकली
हम लोग मतलब गांधी जी ज्वाइन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई लिख लो कि पूछता है कि गांधी जी ने किस राउंड टेबल में ज्वाइन किया था। उससे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया था, ठीक है, ज्वाइन किया था बेसिकली लंदन में, ठीक, ओके चलिए। और गांधी बेसिक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कुछ जो गांधी के डिमांड थे एक्सेप्ट किया, ठीक है, ओके। लेकिन गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल अटेंड तो किया है ना, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर वापस वो इंडिया डिसअपॉइंट होकर के आए, ठीक है, ओके। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन स्टार्टेड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पीपल। सब कुछ बातचीत करके आया कि चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला कि नहीं, सक्सेसफुल नहीं रहा। गांधी जी रिटर्न आए, यहाँ पे देखा और स्ट्रिक्टनेस बढ़ा गया है ना, ठीक है, ओके, स्ट्रिक्टनेस पीपल्स के बन गया। फाइनली जो हमारा सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट है वो ख़त्म हो गया 1934 को। कब स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में जो पढ़े थे वो तो ओवरऑल बता दिए, कारण हमने पढ़ा, इतने सारी चीज़ें चल रहे थे बैकग्राउंड में, ठीक है, ओके। तो हिस्ट्री इतना इजी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें छोटे छोटे सेक्शन बता रहा हूँ ताकि तुम लोग समझ सको, ठीक है, ओके। अब बेसिकली क्या रिजल्ट निकला, हम लोग कोई भी चीज़ होता है तो क्या रिजल्ट निकला, कोई भी तुम पार्टी को सपोर्ट करते हो या भी किसी भी कोई भी चीज़ें करते हो है ना, कोई न्यू चीज़ें या कुछ भी बनाते हो, तो हम लोग घर वाले ये बोलते कुछ नहीं होता, क्या कुछ मिला, कुछ मिला, रिजल्ट मिला। तो आखिर इस मूवमेंट से क्या रिजल्ट मिलता है? देखो, सबसे पहली बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोग इकट्ठा हुए, मास पार्टिसिपेशन, लोग ज्वाइन किए, वुमेन हो, स्टूडेंट हो, वर्कर हो, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। इकोनॉमिक बॉयकॉट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बॉयकॉट किया गया है ना, उनके सामान को, जितने उनको बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ, ठीक है, दूसरा चीज़। और लोगों ने अलग अलग वेज निकाले प्रोटेस्ट करने के, है ना, ओके, अलग अलग न्यूज़पेपर से मैसेज फैलाने लगे, तीसरा चीज़। और इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स एंड फार्मर, ठीक है, ओके, वर्कर और फार्मर पे इम्पैक्ट पड़ा, वो लोग क्या करने लगे, इंस्पायर्ड होने लगे, अपने अपने चीज़ें बनाने लगे, है ना, ओके, वो भी लड़ने लगे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। दिन भर काम कराया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे, तो हक की आवाज़ अब सब जगह से उठने लगा, ठीक है, ओके। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अच्छे से लिख लीजिए इसको, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब पास हुआ, 1935 को। इसमें इट गिव मोर पावर टू इंडिया, इसमें बेसिकली पावर दे दिया गया था इंडिया को, लेकिन नॉट गेट कंप्लीट इंडिपेंडेंट, पावर तो मिला लेकिन इंडिपेंडेंट आज़ादी अभी भी नहीं मिला, 1935 की बात है। फिर क्या हुआ, फिर फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टॉक विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि 1885 में ही बन चुका था, है ना, कांग्रेस पार्टी, तो उससे बात किया। फिर दिस इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ कांग्रेस, ये बेसिकली इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो गया कांग्रेस के लिए, फिर आगे जाकर के लीड किया, ठीक है, वो सब तो आगे पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। इतने सारे रिजल्ट्स थे, हमने ऑलरेडी रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लिए, ये सारे रिजल्ट हुए, है ना, ओके। तो प्रोटेस्ट करना सबको चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं, ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं पीजेंट मूवमेंट। अब तक हमने इतने सारे मूवमेंट देखा, पीजेंट मूवमेंट देखो कि ट्राइबल मूवमेंट देखोगे, अलग अलग मूवमेंट देखोगे, देखो मूवमेंट के कारण ही चेंजेस आते हैं। अगर मूवमेंट ना हो तो सब तो लगेगा कि हम ही को अकेले थोड़ा ना प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, जब सब आएगा तब आएंगे, वही चीज़ है वहाँ। अब आते हैं पीजेंट्स मूवमेंट के लिए। 19th सेंचुरी की बात है, इंडियाज फार्मर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है, हैवी लैंड टैक्सेस, लगान, है ना, पोवर्टी, सभी चीज़ें, अपने पैसे के कारण कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, डिफ़िकल्टीज़ हो रहा था, इसलिए फार्मर ने सोचा कि हम लोग एक बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, ओके। द ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज सम लैंड लॉस बट दिस चेंज नॉट इनफ। जब स्टार्ट होने लगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लगा अच्छा ठीक है एक काम करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, लेकिन ये चेंजेस इतना काफ़ी नहीं था, ठीक है, ओके। बट आफ्टर महात्मा गांधी एंटर्ड इंडियन पॉलिटिक्स, फिर यहाँ महात्मा गांधी जब इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं, द फार्मर मूवमेंट बिकम स्ट्रॉन्गर, फार्मर मूवमेंट क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ठीक है। पहला मूवमेंट स्टार्ट होता है चंपारण मूवमेंट, 1917, डेट याद रखेगा। द चंपारण मूवमेंट स्टार्टेड कहाँ, चंपारण अपना बिहार से, हाँ जी बिल्कुल, 1917, ठीक। और आप लोग कहाँ से बता सकते हैं। द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, इंडिया में पहला सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, ओके। बेसिकली
किसको हेल्प करने के लिए किया गया था? हेल्प टू इंडिगो यानी नील फार्मर, है ना, तुम लोग नील की खेती करो, यही ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलता था, जो आपका क्रॉप्स को, सॉइल को डैमेज करता था, तो लोग लगाना नहीं चाह रहे थे लेकिन फिर भी लगाना पड़ता था। ठीक है, तो बेसिकली इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड ये मूवमेंट था, इस हिसाब से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। क्या कारण था चंपारण सत्याग्रह का? सबसे पहले तीन कठिया सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि तीन कठिया सिस्टम कहाँ था चंपारण मूवमेंट। ठीक है, ओके। इसमें क्या था कि सिंपल सा, फार्मर हैड टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 ऑन देयर लैंड। क्या था, क्या मसला था, समझाते हैं। तीन कठिया, ठीक है, यानी तीन कट्ठा, है ना, ओके, समझो। देखो इसमें क्या होता था, ब्रिटिश ने बोलते थे कि जो 20 में से 3 कट्ठा, यानी जो 3 है आपका, लगभग 20 में से 3 कट्ठा आपको बेसिकली क्या उगाना पड़ेगा? नील का खेती, ठीक है, ये लगाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ये जो इंडिगो फार्मिंग है ये लैंड को लेस फर्टाइल बना देता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा 3 कट्ठिया का प्रॉब्लम था। मैंने 20 बीघा, अगर मतलब 20 या 20 कट्ठा जो भी बोल लो, है ना, किसी के पास अगर ज़मीन है, सिंपल सा 20 पार्ट है, ठीक है, 20 में से 3 पार्ट तुमको नील का खेती लगाना ही है। ठीक है, लेकिन फार्मर क्या चाहते थे? फार्मर चाहते थे गेहूँ चावल दाल लगा, अपना ज़रूरत की चीज़ें लगाए, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाया। ठीक है, ओके, तो इसीलिए ये चीज़ें हुआ। फिर इंडिगो लगाने के लिए फोर्स किया गया, है ना, आपको यही उगाना है, अदर क्रॉप्स आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। प्राइस लो, है ना, ओके। फार्मर इंडिगो सेल तो करते थे, लगा, मान लो लगा भी लिया, लेकिन प्राइस बहुत कम, है ना, सब चीज़ें ब्रिटिश संभाल रही थी, तो प्राइस बहुत कम होता था, उतना पैसा नहीं मिलता था कि घर परिवार चला सके। फिर आता है क्या? आर्टिफिशियल इंडिगो। लेटर जर्मनी स्टार्ट किया आर्टिफिशियल इंडिगो। इसलिए क्या हो गया? क्योंकि जब फिर यहाँ से डिमांड क्या हो गया? इंडिगो का कम हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे जब देखा कि ब्रिटिशर्स का जो पूंजी या फिर डिमांड बोल सकते हो, या फिर पैसे कम हो गए क्योंकि जर्मनी से, तो आर्टिफिशियल आने लगा। तो ब्रिटिशर्स ने एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, हम लोग का तो नुकसान हुआ है, एक काम करते हैं यही किसान सबसे रिकवरी कर लेते हैं। तो क्या ऐसे करके हाई टैक्सेस, अब ज़मीन का टैक्स बढ़ा दिया गया, यानी लगान, मूवी देखो ना लगान, तो बहुत टैक्सेस बढ़ा दिया गया, तो ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एक तो खेती चला गया, अब टैक्सेस भी दो, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर रोल आता है क्या? राजकुमार शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा। इन 1916 राजकुमार शुक्ला बेसिकली ये क्या है, फार्मर ऑफ चंपारण, महात्मा गांधी से मिलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चंपारण आइए और फार्मर को हेल्प कीजिए, और इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो पूछता है बहुत बार कि चंपारण का क्या बोल सकते हैं यार, इनविटेशन किसने दिया था महात्मा गांधी को? तो राजकुमार शुक्ला, है ना, इस पॉइंट को याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी का क्या रोल था? सिंपल सा, महात्मा गांधी रिसीव किए, ठीक है, चंपारण आए, देन बेसिकली गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है, ठीक है, तो सिंपल सा ब्रिटिश तो चंपारण छोड़ दीजिए, बट मतलब गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को दिया, लेकिन गांधी जी रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड बट लेटर गवर्नमेंट विड्रॉ देयर केसेस, गांधी मेड मैनी फार्मर्स एंड लिसन देयर प्रॉब्लम। ठीक है, जब गांधी जी पहुँचे तो ब्रिटिशर्स ने उनको बेसिकली क्या बोला कि आप छोड़ दीजिए, चले जाइए। गांधी जी ने मना कर दिया, फिर उसको अरेस्ट भी किया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। ठीक है, केसेस वगैरह हटा दिया गया, लेकिन फिर क्या किया गांधी जी ने? फार्मर्स एंड बहुत सारे जो भी जिनके प्रॉब्लम्स है सुने। ठीक है, ओके। फिर चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बना। ठीक है, ओके। दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म चंपारण एग्रीगेशन कमेटी। ठीक है, ओके। गांधी वाज आल्सो मेंबर ऑफ दिस कमेटी, एक कमेटी बनाया गया जिसके मेंबर गांधी जी भी थे। इसमें क्या हुआ? इस कमेटी के तहत ये अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड है, ये कमेटी किससे रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स में बहुत बार आ चुका है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी क्या दिया, तो इसे चंपारण एग्रीगेशन कमेटी किससे रिलेटेड है? तो चंपारण मूवमेंट से, यानी नील की खेती से कुछ भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। इससे क्या हुआ? इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि भाई साहब एक काम करो, सबसे पहले तीन कटिया सिस्टम हटा दो, और जो तुमने हाई टैक्सेस रखा इसको कम कर दो, और रिफंड में 25% एक्स्ट्रा मनी तुम बेसिकली फार्मर को दोगे, है ना, ओके। ठीक, क्यों देगा?
जो मतलब जो ले चुका था, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी जो ले चुका था रिटर्न करना है 25%, सिंपल सा ये था। ऐसा नहीं कि उसको देने बोला, तब तो फिर मालामाल ही हो जाता है ना। ओके, तो ये चीज़ें था, समझे। ओके, अब आता है चंपारण एग्रीगेट एक्ट आया 1919 में, कमेटी बना, एक्ट आया। इस एक्ट में बेसिकली ख़त्म हो गया बेसिकली तीन कटिया सिस्टम, फार्मर को कुछ रिलीफ मिले, है ना। ओके, ताकि कंडीशन बेटर हो सके। तो बहुत सारे लीडर्स फिर यहाँ पे आए, जैसे राजकुमार शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे, ठीक है। ओके, लोग आए, ठीक है। ओके, और बेसिकली सपोर्ट किए लोकल पीपल को अलग अलग मूवमेंट में, ठीक है। ओके, फिर आते हैं क्या इम्पोर्टेंस ऑफ चंपारण मूवमेंट। आखिर चंपारण मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस रहा। पहला तो ये फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ इंडिया था, ठीक है। फार्मर को जस्टिस मिला, दिन कटिया सिस्टम एंड हुआ, पीपल का ट्रस्ट बढ़ा गांधी जी पे कि हाँ ठीक है। ओके, द मूवमेंट मेड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रॉन्गर, और ये स्ट्रॉन्गर बनाया कि हमारा फ्रीडम मूवमेंट। क्लियर है। चंपारण मूवमेंट पूल है, बता देना, एंड जो जो चीज़ें हैं बता देना, इम्पोर्टेंस क्लियर है। एक एक चीज़ में हर एक चीज़ बता रहे हैं। दूसरा मूवमेंट आता है खेड़ा मूवमेंट, ठीक है। खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1980, डेट याद रख लेना, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। महात्मा गांधी जी ने इसको लीड किया था, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, इसमें बेसिकली द फार्मर आस्क्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कैंसिल द लैंड टैक्सेस, यानी लगान जो लगा के रखे थे सिंपल सा कैंसिल कर दो भाई टैक्स। क्यों? क्योंकि जो हैवी रेनफॉल के कारण क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब किसान किस तरीके से पेमेंट टैक्स देगा, भाई साहब जो खेत है वही तो चला गया। तो इसीलिए बोला कि भाई साहब एक काम करो, जो टैक्सेस हैं कैंसिल कर दो, क्योंकि हमारा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक है। ओके, चलिए, कारण क्या है खेड़ा मूवमेंट का? पहला क्रॉप फेलियर, ठीक है, हैवी डिस्ट्रॉय हुआ था खारिफ क्रॉप, इसलिए पैसा नहीं था उनके पास। क्या था दूसरा कारण? डिमांड कर रहे थे कि आपका जो भी टैक्स वगैरह है कैंसिल कर दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी जी आए, ठीक है, फार्मर के सपोर्टर में उन्होंने बात किया, ठीक है। ओके, फिर 22 जून 1918 को बेसिकली गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया। द मूवमेंट कंटिन्यू अबाउट 1 मंथ, 1 मंथ तक चीज़ें चलता रहा। द फार्मर रिमेन पीसफुल एंड क्या है, रिफ्यूज टू पे द लैंड टैक्सेस। पीसफुल तरीके से उन्होंने लगभग प्रोटेस्ट किया और मना करते कि हम लोग लैंड टैक्स नहीं देंगे, कहाँ से देंगे, है ना। ओके, इसके रिजल्ट में क्या हुआ? लेटर क्रॉप कंडीशन बेटर हुआ, थोड़ा सा पॉलिसी वगैरह चेंज किया, गांधी जी एंड किया सत्याग्रह, और मूवमेंट को एक कॉन्फिडेंट मिला फार्मर को, है ना। ओके, उन्होंने अपना राइट्स को लड़े। फिर क्या हुआ? मोपला रिवॉल्ट, है ना, मोपला अपराइजिंग कब हुआ? 1921, डेट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली कहाँ? मालाबार केरला में हुआ, ठीक है। ओके, वहाँ के जो मुस्लिम फार्मर्स थे किसके अगेंस्ट? लैंड लॉर्ड्स, यानी जो और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनके खिलाफ ये इन्होंने प्रदर्शन यानी मूवमेंट स्टार्ट किया। मोपला कब? 1921, कौन? केरला में, ठीक है। क्लियर है, डेट जगह इंपॉर्टेंट। क्या था कि फार्मर हैड पे हाई टैक्सेस, सब जगह वही प्रॉब्लम था, हाई टैक्सेस देना पड़ रहा था। जो लैंडलॉर्ड्स है, ज़मींदार है, वो बहुत अनफेयर तरीके से ट्रीट करते थे, है ना। ओके, फार्मर लोग एक तो खुश नहीं थे ब्रिटिश रूल से। तो द खिलाफत मूवमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फार्मर। यह वर्ड खिलाफत क्यों आया? तो तुम अगर थोड़ा सा अगर पिछले वीडियोस पढ़े हो तो खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, है ना। ओके, जब जो मुस्लिम के जो खलीफा को हटा दिया था पावर से, तो उनका ये लगा कि नहीं, अब तो हमारे जो भी क्या बोल सकते उसको, खलीफा को एक तो तुमने पावर से निकाल भी दिया, अब तुम लोग बात भी माने और तुम लोग ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हो, तो एक तरीके से इन्फ्लुएंस मिला, है ना, कि तुमने गलत किया था, अब हम लोग सिंपल सा तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। ओके, तो ये चीज़ हुआ। रिजल्ट में क्या हुआ? तो ये एक रेबिलियन स्टार्ट हुआ, ठीक है। दे अटैक सम गवर्नमेंट ऑफिसेस, कुछ लैंडलॉर्ड्स वगैरह में ऑफिसेस वगैरह में ये इन्होंने अटैक किया। द गवर्नमेंट बेसिकली जो गवर्नमेंट उन्होंने मिलिट्री फोर्स लगा दिया ताकि स्टॉप कर सके। इसके रिजल्ट में क्या हुआ? 1000 ऑफ पीपल इंजर्ड हुए, किल हुए, है ना। ओके, लेकिन फाइनली ये जो भी मूवमेंट क्या हो गया? ख़त्म हो गया। फिर स्टार्ट हुआ आपका क्या? भरदोली सत्याग्रह, जो इंपॉर्टेंट है 1928। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं, देखो। भरदोली सत्याग्रह स्टार्ट हुआ 1928, इंपॉर्टेंट है डेट, भरदोली गुजरात में। इसको लीड कौन किया? तो वल्लभ भाई पटेल, इंपॉर्टेंट है, ठीक। किसके अगेंस्ट? यहाँ पे जो लैंड के टैक्सेस हाई थे, लगान, ठीक है। ओके, तो इसलिए स्टार्ट हुआ। तो काउजा समझ में आ गया, हाई टैक्स, लैंड टैक्स, ठीक है, फार्मर पे नहीं कर सकता था, प्रोटेस्ट हुआ इनके अगेंस्ट, ठीक है, ये डिसीजन लिया गया। रोल ऑफ वल्लभ भाई पटेल, बेसिकली वल्लभ भाई पटेल इस मूवमेंट को पीसफुली लीड किए, फार्मर को यूनाइट किए, ठीक है। ओके,
ठीक, ओके। दे नॉट पे, बात की है कि भाई साहब एक काम करो, इंक्रीज वगैरह मत करो, टैक्सेस वगैरह ना लगाओ, है ना, ओके। बिकॉज हिज लीडरशिप पीपल स्टार्टेड हिम, क्या, सरदार, है ना, उनकी बात करने लगे, उनके हक में बात करने लगे। तो पूछता है कि सरदार का जो टाइटल है ये किसने दिया वल्लभ भाई पटेल को, कब दिया? तो भरदोली सत्याग्रह में, याद रखना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछता है कि कब दिया गया, तो आपको याद रखेगा जो ये भरदोली सत्याग्रह में बेसिकली दिया गया था सरदार को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल। अभी वल्लभ भाई पटेल नाम था, बट सरदार का टाइटल कब मिला, बोल दो एक बार, कब? भरदोली सत्याग्रह में, याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव आ चुका है, ठीक। सब्जेक्टिव जहाँ आता है तो वो तो बता ही देता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। रिजल्ट में क्या हुआ, न्यू इंक्वायरी कमेटी बनाया गया, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया, ठीक है, ओके। जो कमेटी सेड क्या, द इंक्रीज जो टैक्सेस हुआ ये रॉन्ग, गलत है, ठीक है। फिर कम किया गया, रिड्यूस किया गया, तो बेसिकली ये भी मूवमेंट सक्सेसफुली एंड हुआ, ठीक है, ओके। फिर स्टार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा। देख रहे हो कितने सारी चीज़ें हो यार, आज तुम बोल देते हो कि क्या बोलो, छोड़ो, आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा, किस तरीके से किसान सभा फॉर्म हुआ? अर्ली फार्मर्स मूवमेंट स्टार्टेड अवेयर द राइट्स। जो भी इससे पहले फार्मर्स के प्रोग्राम्स हुए, मूवमेंट हुए, तो लोग अवेयर हुए, उनके बारे में जाने, उनके राइट्स के बारे में जाने, और रियलाइज़ किए कि हाँ, अगर हम लोग साथ मिलके लड़ें तो जस्टिस तो मिलेगा। तो इसलिए बनाया गया किसान सभा, यानी फार्मर एसोसिएशन, है ना, अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में। तो फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा कहाँ से स्टार्ट हुआ? बिहार से स्टार्ट हुआ, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ड्यूरिंग 1920। याद रखना 1922 से लेकर 1923 किसान सभा फॉर्म हुआ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। किसके लीडरशिप में? शाह, आपका क्या, मोहम्मद जुबैर, ठीक है, याद रखिएगा, शाह मोहम्मद जुबैर के लीडरशिप में स्टार्ट हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पूछता है कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, या सिंपल से पूछेगा किसान सभा किसने स्टार्ट किया, ठीक है, ओके। देन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछा है। इन्होंने बेसिकली और स्ट्रांग बनाया किसान सभा को, कहाँ? बिहार, पटना में एंड सोनपुर में, ठीक है। और धीरे धीरे ये फार्म मूवमेंट स्ट्रांग हो गया, कहाँ पे? बिहार में। क्लियर है? दोनों पॉइंट, किसान सभा कब फॉर्म हुआ, ठीक है, 1920s में, इतना याद रख लेगा। लेकिन अभी तो ये यहाँ फॉर्म्ड हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा, पूरा इंडिया का किसान सभा, है ना, कब फॉर्म हुआ? 11 अप्रैल 1936। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया किसान सभा, AIKS, ठीक है। कहाँ फॉर्म हुआ? लखनऊ में। इसमें बेसिकली किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? फार्मर्स के जो राइट्स है ऑल ओवर इंडिया, उसके लिए, ठीक है, ओके। इसके साथ और भी कुछ कुछ मूवमेंट हुए, जैसे मूवमेंट का नाम बकाशत मूवमेंट, ये 1936 में, बस डेट याद रख लेना, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? बिहार में, ठीक, ओके। ये बेसिकली क्यों स्टार्ट हुआ? लैंड राइट्स, जो लैंड के राइट्स है फार्मर्स के, उसके हक के लिए स्टार्ट हुआ। 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया फार्मर के डिमांड्स को। इसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर बिकम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, क्या? किसान के जो प्रॉब्लम्स थे। इम्पोर्टेंस क्या रहा? किसान यूनाइट हो गए, अपने हक के बारे जाने, अवेयर हुए, और एक स्ट्रांग मूवमेंट बना, ठीक है, ओके। जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स को सामने लाया गया, और ये एक पार्ट बना इंडिया फ्रीडम मूवमेंट का, ठीक है, ओके। चलिए फिर आते हैं वर्कर्स मूवमेंट। आपने किसान मूवमेंट अब तक देख लिया, अब आते हैं मूवमेंट। इतने सारे मूवमेंट है, डेट कुछ भी पूछ सकता है, तो तुम लोग ये सोच, इतने सारे डेट कैसे याद रखे, है ना, ये सोच रहे हो। तो देखो, डेट याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि एक तो लिख के रखो, ठीक है, जो तुम लोग करने पे होगे। एक चीज़ ये है कि जब डिकोड करेंगे तो इतने बार डेट पूछेंगे आप सबसे कि याद हो जाएगा, लेकिन अभी जो नोट्स कर रहे हैं एक बार अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि चैप्टर कंप्लीट कर लिए, वन शॉट देख लिए, फिर पता चला 10 दिन बाद फिर चैप्टर करना पड़े अलग, तुमको लग रहा है कि ये तो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा है, दूसरे चैप्टर से या दूसरे चैनल से पढ़ लेते हैं। यकीन मानो कि ये आप देख लोगे, इसके बाद कोई वीडियो कुछ भी देखने का ज़रूरी नहीं है, पढ़ लिए उसके बाद PY क्योंकि सब क्वेश्चन बन जाएगा, सब मतलब सब, ठीक है, जो आने वाला होगा वो भी, क्योंकि वो उसी हिसाब से ही बना है। इतना कॉन्फिडेंट है क्योंकि 3-4 सालों से यही काम करते हुए आ रहे हैं। मैं भी इसी फील्ड से था, मैं भी आप लोगों की तरह एक प्रॉब्लम परेशान में था, लेकिन अब इतने सारी चीज़ अपडेट कर चुके, इतने बार पढ़ चुके हैं कि यार कर हो जाएगा, बस तुम लोग यकीन रखो, चीज़ों को करो। हाँ,
अब आते हैं वर्कर्स मूवमेंट। बारिश भी हो रही है तो फिर चलो आराम आराम से पढ़ाते हैं चीज़ें, थोड़ा बहुत और करके 1 आवर हो जाए। वर्कर्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब फार्मर्स के देखे उन्होंने, फार्मर्स को राइट्स मिला, वर्कर लोग भी चीज़ें अच्छा उनको राइट्स मिला तो हम लोग भी लड़ेंगे अपने हक के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी अलग अलग प्रॉब्लम्स थे, है ना। उनको बेटर वेजेस नहीं मिल रहे थे, अच्छा कंडीशन नहीं मिल रहा था, वर्किंग कंडीशन, फेयर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। तो स्टार्ट हुआ पहला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1917, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ कि 1917 में प्लेग जो है एक बीमारी महामारी बेसिकली स्प्रेड हुआ इलाहाबाद में। तो जो मिल ऑनर है इंक्रीज वर्कर वेजेस ड्यूरिंग द प्लेग, ठीक है। जो इस टाइम पे मिल ऑनर ने बेसिकली वेजेस जो है तनख्वाह जो है बढ़ा दिया गया था। जब प्लेग खत्म हुआ तो वापस से कम कर दिया गया वेजेस, ठीक है। तो वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया कि आप बढ़ाए वर्ल्ड वॉर के टाइम पे या प्लेग के टाइम पे, अभी आप ख़त्म कर दिए तो गलत बात है। फिर महात्मा गांधी ने हेल्प किया वर्कर्स को ताकि इम्प्रूव हो सके, है ना, मिल ऑनर से बात करके, ठीक है, ओके। फाइनली वर्कर गॉट 35% बोनस मिला, पहला हुआ। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ AITUC, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920। फटाफट से ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी रख लो। BVI लिख के भी जा रहे हैं, पता चले एग्जाम में आए फिर तुम लोग ये ना बोलो आप तो बताए ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं लिख देता हूँ चीज़ें। फुल फॉर्म पूछता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्म हुआ 31 अक्टूबर 1920, डेट याद रख लीजिए, BVI। ये फर्स्ट नेशनल वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट, ठीक है, ओके, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। फिर आते हैं तीसरा लेफ्ट मूवमेंट। लेफ्ट मूवमेंट, लेफ्टिस्ट आइडिया बिकम पॉपुलर अमॉन्ग द वर्कर, ठीक है, ओके। याद रखना कि ये लेफ्टिस्ट आइडिया कब स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, पॉपुलर हुआ वर्कर में, ठीक है, ओके, ये पूछ सकता है। तो सिंपल से ये सब मूवमेंट होने के बाद हुआ कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम अफ्रेड एंड अरेस्ट मैनी लीडर्स द मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, ओके। हुआ ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तो डरी हुई थी, ठीक है, और बहुत सारे लीडर्स को बेसिकली क्या कर लेते, बताओ बताओ, अरेस्ट कर लिए थे, है ना। तो ये भी एक तुम्हारा कारण हो गया। देन डिवीजन ऑफ ट्रेड 1931 में वर्कर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो ट्रेड यूनियंस बना, ठीक है, 1930 तो बनाया था, ठीक है, तो 1931 में क्या हुआ, वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हो गया। एक ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना, ठीक है, हिंद मजदूर संघ एंड यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इस हिसाब से अलग अलग क्या बने, आपके ऑर्गेनाइजेशन बने। अगर ये चीज़ें हुआ तो फ़ायदा तो डायरेक्टली ब्रिटिश का है ना, अब लोग बढ़ जाएंगे तो यूनिटी कम हो जाएगा, ये सब चीज़ें थे। फिर रोल इन नेशनल मूवमेंट, लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने काम किया, वर्कर्स को एक साथ लाने में इन्होंने हेल्प किया, ये सब चीज़ें चलता रहा। देन ट्राइबल्स मूवमेंट, अलग अलग जगह ट्राइबल एरिया में भी स्टार्ट हो गया, किसके रूल्स के अगेन, ब्रिटिश रूल्स के अगेन, है ना, मनी लैंडर्स, फॉरेस्ट लॉज, है ना, क्योंकि ट्राइबल लोग कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर फॉरेस्ट लॉ वगैरह में रहते हैं, है ना। वो लोग क्या चाह रहे थे, अपने लैंड को, फॉरेस्ट को, ट्रेडिशनल को बचाना, ठीक है, ओके। चलिए, तो अलग अलग हुआ, जैसे रंपा रेबल कब हुआ, 1922 से 1924, कौन लीडर थे, ठीक है, पूछता है। आंध्र प्रदेश, कहाँ पे हुआ रंपा रेबल, आंध्र प्रदेश, क्या कारण था, बेसिकली झूम कल्टीवेशन, वहाँ बैन कर दिया गया था, बैन ऑन झूम कल्टीवेशन, ठीक है। झूम कल्टीवेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह खेती किया फिर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ दूसरी जगह खेती किया, है ना। फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शन, ये सब चीज़ें कारण थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, ओके। फिर राजू जी को यहाँ पे किल भी कर दिया गया था, ठीक है, ओके, ताकि इसको दबा सके चीज़ों को। अलग अलग मूवमेंट हुआ, कौन मूवमेंट हुआ, कहाँ उड़ीसा में स्टार्ट हुआ, फिर ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जतरा भगत ने इसको लीड किया, लेकिन नॉन वायलेंस मूवमेंट था, है ना, ओके। ये सक्सेसफुल, ये इस पर फोकस ये था कि सोशल रिफॉर्म हो, एजुकेशन हो, बिलीफ ऑन गॉड हो, ये सब चीज़ें, अलग अलग चीज़ें। फिर बाद में जाकर के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी ज्वाइन किया, ये सब बैकग्राउंड में चीज़ें चल ही रहे थे, ठीक है। बहुत सारे अदर आपका ट्राइबल रिवॉल्ट भी हुए, तो उतने सारी चीज़ें याद नहीं करना है आपको, सिर्फ ये रंपा याद रख लीजिएगा। जतरा भगत के बारे में एक बार पूछा है, ठीक है, ओके, बस 2 ही चीज़ याद रखेगा, उतना मत याद रखिए, कितना याद रखिएगा, ठीक है, ओके। और एक क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942, ये याद रखिएगा, ठीक है। इतने सारी चीज़ें फिलहाल के लिए याद रखिएगा, ये ट्राइबल मूवमेंट्स थे, ये सब थे। अब जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, क्या बैकग्राउंड था,
क्या फॉर्मेशन ये 5 नंबर में पूछता है या 2 नंबर में पूछता है कि सॉरी ये 5 नंबर पूछता है ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपका ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसके बारे में जानेंगे, लेफ्टिस्ट कम्युनिटी पार्टी के बारे में जानेंगे, फिर वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और जानना है हमें, फिर मुस्लिम लीग के बारे में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, लखनऊ पैक्ट के बारे में, स्वराज पार्टी के बारे में, फिर अचीवमेंट, फिर आरएसएस के बारे में जानना है। इस तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में विद इन 30 मिनट में कवर कर लेंगे। तो बहुत अच्छे खासे टॉपिक्स थे, तो आप इसको अच्छे तरीके से कीजिए। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, पेज नंबर दिखिएगा या फिर टॉपिक का नेम बता दीजिएगा, वापस से रिपीट कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, फटाफट से ज्वाइन कर लेना कोर्स, फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो जाना ताकि आपको क्वेश्चन बैंक भी फ्री में मिल जाए, ठीक है। और पूरे साल भर का प्रिपरेशन एक आपको करने का मौका मिल जाए, और इस बैच को लेने के बाद पछताओगे नहीं, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। सिर्फ हमारा मोटिव तुम्हें पढ़ाना नहीं, तुम्हें बताना है, लिखाना है, गाइड करना है तुम, ताकि सही डायरेक्शन में जाओ, ठीक है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट हमसे अब तक कनेक्टेड है, चाहे 11th में 12th में, अभी भी बहुत लोग कनेक्टेड है, ठीक है, उनको सिर्फ 10th तक ही नहीं छोड़ देते, उनको आगे 11th 12th से गाइडेंस जितने भी चाहे गाइडेंस हो, कोई भी सपोर्ट हो, उनको प्रोवाइड किया जाता है जितना हमारी तरफ से दिया जा सकता हो, ठीक है। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। सभी चीज़ें, नोट्स वगैरह आपको एप्लीकेशन एजुकेट ऐप पे मिल जाएगा। पहले परचेज करने के बाद सब कुछ आपको प्रोसेस वगैरह बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके से प्यार देते रहना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।